Good morning, student beta. My name is Gaurav, your maths faculty from Vidya Mandir classes Delhi in collaboration with शाश्वत इंटरनेशनल स्कूल वापी। बेटा चलिए बात करते हैं। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो हमारा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो चुका था। बेटा आज की क्लास में हम वेक्टर 3D स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, वेक्टर 3D एक समझ लीजिए हमारा एक ही चैप्टर की तरह रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम वेक्टर 3D का 50% पार्ट हम वेक्टर के अंदर ही कंप्लीट करा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि बेटा आप जानते हैं बेसिक हमारा वेक्टर ही होता है, तो बजाय हम चीजों के 3D में खींचने के हम उनको वेक्टर में ही कंप्लीट करा देंगे, जिससे कि जब लिंकिंग करना हो तो वेक्टर में आपके आधे से क्वेश्चन मोस्टली वहां के डन हो जाएंगे। क्लियर। चलिए बेटा स्टार्टिंग करते हैं कि वेक्टर होने के बाद बेटा 3D में आपका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स 2 दिन में आपका 3D खत्म हो जाएगा, 2 से 3 दिन में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा देखिए वेक्टर की बेटा हम बात करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है ना, तो बेटा वेक्टर के बारे में ये बोलूंगा, क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर। ठीक है ना बेटा, वो क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंटेन रखती है बेटा हम उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। ये आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा 11th के अंदर। ठीक है ना, आगे क्या है बेटा? दे फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। बेटा ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं बजाय आपके अलजेब्रिक सम के। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा अगला पॉइंट क्या है बेटा? अगला पॉइंट है बेटा वेक्टर्स आर शो बाय लाइन सेगमेंट। बेटा लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है बेटा? कि वेक्टर जो होता है बेटा वो हमेशा लाइन सेगमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। सर इसका मतलब क्या है? बेटा लाइन सेगमेंट आप जानते हैं जिसका टर्मिनल और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों होते हैं, जिसके स्टार्टिंग और टर्मिनल पॉइंट क्या होते हैं? दोनों होते हैं। ठीक है ना, और अगर स्टार्टिंग और टर्मिनल पॉइंट दोनों हैं इसका मतलब बेटा वो एक लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके दोनों पॉइंट, आप जानते होंगे लाइन का मतलब जिसके दोनों पॉइंट अनडिफाइन है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट उसकी अनडिफाइंड है, वो आपकी लाइन होती है। रे का क्या होता है बेटा? रे का होता है बेटा मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता। और बेटा लास्ट में आता है पास लाइन सेगमेंट जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों होते हैं। ठीक है ना, चलिए जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दिया ये रहा। ठीक है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये टर्मिनल पॉइंट, और ये दूरी कितनी होगी बेटा? मॉड ए बी वेक्टर। ठीक है ना, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वैसे आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम बात कर लेते हैं। अगर मुझे ए से लेके बी तक लाइन खींचनी है इस तरह से, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो बेटा मैं इसको ए बी बार लिखूंगा, सॉरी ए बी ऊपर बेटा इंडिकेशन इस तरह का होता है हमारा वेक्टर का, इस तरह का। ठीक है ना, और बेटा अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताना है बेटा तो बेटा मैं इसके ऊपर 2 डंडे लगा दूंगा, मॉड लगा दूंगा, तो बेटा ये मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले आता है बेटा टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर बेटा सबसे पहले हमारे पास होगा नल वेक्टर। क्या होगा? नल वेक्टर। एनी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 इज नोन एज नल वेक्टर। बेटा ध्यान रखना बात बोली हुई है एग्नीट्यूड, एनी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 0, मैंने मैग्नीट्यूड का नाम बोला है। ठीक है, इसका मतलब मॉड ए बी अगर मेरा 0 है तो बेटा वो नल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज अनडिफाइंड। मतलब बेटा नल वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है बेटा वो अनडिफाइन होता है। क्या होता है बेटा? अनडिफाइन होता है। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? अगर मैं किसी भी वेक्टर में नल वेक्टर ऐड करता हूं तो बेटा मुझे सेम वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सेम वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है ना, अच्छा और क्या बात है बेटा? बेटा अगर मैं किसी दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट को मतलब ए क्रॉस बी अगर मैं कर रहा हूं तो बेटा ए मेरा जो वैल्यू है ना बेटा वो ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं ये क्रॉस है, क्रॉस का मतलब मेरे पास जो भी वैल्यू आने वाली है वो वेक्टर फॉर्म में आएगी। तो बेटा ध्यान रखना मैं इसको 0 वेक्टर बोलूंगा तो करेक्ट रहेगा, बट ओनली 0 लिखूंगा तो इनकरेक्ट रहेगा। ठीक है, सेम डॉट में भी होगा, अगर डॉट करता हूं तो फिजिकल क्वांटिटी आती है। ठीक है ना, तो विदाउट वेक्टर रहेगा, अगर वेक्टर डाल दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला बेटा हमारे पास है बेटा यूनिट वेक्टर। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि कॉमनली बच्चा यूनिट वेक्टर पे ध्यान नहीं देता, बट आपके जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो बेटा फंसाने वाला टॉपिक यूनिट वेक्टर होता है, जिसपे बच्चा अटकता है कि सर इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में बेटा यूनिट वेक्टर आखिर होता क्या है अगर हम बात बोले तो सिंपल सी बात है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड 1 इज यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर बेटा जिसका मेरा मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है बेटा, मैं उसको यूनिट वेक्टर बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा? यूनिट वेक्टर बोलूंगा। तो सर इसका एप्लीकेशन क्या होगी बेटा? बेटा ध्यान रखिए यूनिट वेक्टर का पर्पस क्या होता है बेटा? अगर मुझे किसी भी डायरेक्शन में किसी भी चीज को डायरेक्शन प्रोवाइड करना है, जैसे हम जानते हैं बेटा कि ये हमारा 3D होता है,
आई कैप, जे कैप और ये बेटा मेरा के कैप। ठीक है, तो अगर कोई चीज इस डायरेक्शन में है तो मैं के कैप लगा दूंगा, अगर कोई इधर है तो मैं आई कैप लगा दूंगा, अगर कोई इधर है तो मैं जे कैप लगा दूंगा। ठीक है, बट आप सिंपल सी बात जानते हैं, क्या हर चीज इन्हीं डायरेक्शन में होती है? अगर मैं इनके अलावा किसी और डायरेक्शन में लेके जाऊं, जैसे मान लो ये लेके गया, ठीक है, मतलब अब ये क्या बोलूं, अब यहाँ पे 3D तो शो नहीं कर पा रहा मैं आपको, ठीक है, मतलब मैं इसको बाहर की तरफ लेके आ रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए कि ये आपका कमरा है, ये आपके कमरा है, वो कमरा जानते हो ना, आपका रूम है, ये इस तरह से एक रूम बना हुआ है, ये उसकी दो दीवारें हैं, क्या है ये उसकी दो दीवारें हैं, ये उसका फर्श हो गया। ठीक है, समझ में नहीं आया? ये कमरा है, मतलब आप इसको, ये आपका फर्श हो गया, ये उसकी दो दीवारें हो गई। ठीक है, मैं ये उसका ऊपर वाला फ्लोर, ये वाली दीवार, इस तरफ वाली दीवार को, इस तरफ वाली दीवार को नहीं बना रहा। क्या सभी को समझ में नहीं आया? हाँ। अब बेटा अगर आपके इस कमरे में बीच में कोई पॉइंट रखा हुआ है, इस कमरे के बीच में, कमरे के मिडल में कोई एक पॉइंट आपने ले लिया, तो वो ना तो एक्स एक्स के डायरेक्शन में है, ना ही वाई के डायरेक्शन में है, और ना ही बेटा जेड के डायरेक्शन में है। पहली बात तो ना ही वो एक्स वाई प्लेन में है, ना ही वो वाई जेड प्लेन में है, ना ही वो जेड एक्स प्लेन में है। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो मैं क्या करूंगा, अगर वो पॉइंट बिल्कुल हवा में बीच में लटका हुआ है बीच में, तो वो किसी भी प्लेन में नहीं है। ठीक है, और अगर आपको उसको डायरेक्शन देनी है, क्या देनी है बेटा, डायरेक्शन देनी है, तो बेटा यहाँ पे हमारे काम आता है बेटा यूनिट वेक्टर। ठीक है, वो डायरेक्शन प्रोवाइड करना जो आपके स्टैंडर्ड तीनों आई एक्स वाई जे के अंदर नहीं आ रहा, उसके अलावा अगर आपको कोई डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है तो बेटा आपका यूनिट वेक्टर ही काम आता है। तो आप कहोगे सर बट इनको तो हम आई जे के में रिप्रेजेंट कर देते हैं, इनको तो हम आई जे के में रिप्रेजेंट कर देता है, तो सर अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है? बेटा अलग से पढ़ने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, आपको बजाय एक के दो वेक्टर देता है, ठीक है ना, और आपसे कहता है कि भैया इस वेक्टर को इस वेक्टर के टर्म में निकालो। मतलब आपको इस वेक्टर्स का डायरेक्शन देना होता है। अगर मैं बोलता हूं ए वेक्टर, इसको मैं बोलता हूं बी वेक्टर, ठीक है, तो आपसे बोला गया कि भाई ए की डायरेक्शन निकालो बी के टर्म में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अब ये ए जो मेरे पास वेक्टर है, ये ना तो आई है, ना जे है, ना के है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अब अगर मुझे इसको डायरेक्शन बी वेक्टर को ए वेक्टर के अलोंग तोड़ना है, कुछ भी करना है बेटा, तो बेटा मुझे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? जब हम 3D में स्टडी करते हैं तो वहां पे यही पंगा होता है यूनिट वेक्टर के अंदर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। पहली चीज तो समझ गए आप, यूनिट वेक्टर होता है, डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, मॉड ए बी इज इक्वल टू 1, या फिर मैं बोलूंगा मॉड ए इज इक्वल टू 1 अगर, ठीक है ना, तो मॉड ए इज इक्वल टू 1 अगर बोलूंगा तो इसे क्या बोलते हैं, ये मेरा हाँ, कि वेक्टर ए मेरा यूनिट वेक्टर है। अगर किसी वेक्टर का मॉडुलस 1 आ रहा है तो बेटा वो मेरा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर छोटा सा तो लगा के, क्या बोलते हैं, वी, उल्टा वी लगा के हम बोलते हैं कि भैया मेरे पास ए वेक्टर था, कैप लगा के, हाँ मेरे पास ए वेक्टर था, अगर मुझे ए का यूनिट वेक्टर लिखना है तो मैं बोलूंगा ए के सर पे कैप लगा दूंगा, ये रहा, तो बेटा ये उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ये था वेक्टर, ये था यूनिट वेक्टर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है बेटा, यूनिट वेक्टर जो होता है वो मेरा होता है ए वेक्टर अपॉन में मॉड ए। सर ये कैसे, ये कैसे? बेटा सिंपल सी बात है, मैंने कहा ना ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर में मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, तो ये तो मुझे क्या देता है, मैग्नीट्यूड, और ये कैप क्या देता है, डायरेक्शन। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ए कैप कितना हो गया बेटा, ए कैप मेरे पास आ गया ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। ठीक है ना? चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये बता दिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये हमने बता दिया। इंडिकेट डायरेक्शन, ये हमें डायरेक्शन इंडिकेट करता है। आगे क्या बोल रहा है, देयर इज ओनली टू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बेटा सिंपल सी बात ये है कि भैया कोई भी अगर मैं प्लेन लेता हूं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये प्लेन ले लिया, ठीक है ना, तो बेटा इसके परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर हो सकते हैं, एक तो या फिर ऊपर होगा, एक या फिर नीचे होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, कोई और तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ, एक प्रोजेक्शन ऑफ डी ऑन ए जो मैं बोल रहा था आपसे, अगर मुझे ए वेक्टर का डी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन चाहिए, अगर मुझे डी वेक्टर का ए वेक्टर पे क्या चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड की बात करूंगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, डी मॉड डी। ठीक है, उसका स्टेप प्रोजेक्शन कितना होगा बेटा, डी कॉस थीटा। होगा नहीं होगा? तो ये क्या है बेटा, ये आया मेरा मैग्नीट्यूड इधर,
इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में आ गया मेरा मैग्नीट्यूड, ठीक है। बट आपको इस ए वेक्टर के अलोंग निकालना है, तो जब ये इस पे टूटेगा तो डायरेक्शन इसका ये तो रहेगा नहीं, डायरेक्शन को नया जो डायरेक्शन होगा वो ये होना चाहिए ए का। तो ए का डायरेक्शन में कैसे दूंगा बेटा, तो बेटा इसको मैं ए का डायरेक्शन कैसे दूंगा बेटा, इनटू ए वेक्टर करके। अब देखो ये चीज क्या जा रही है बेटा, ये जा रही है वेक्टर डी का ए पे प्रोजेक्शन, और ये क्या जा रहा है बेटा, इस वैल्यू का ए के अलोंग डायरेक्शन। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट सिंपल सा है, स्ट्रेट लाइन हैज इनफाइनाइट परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर समझिए, हाँ भाई बहुत सारे होंगे ना, इनफाइनाइट परपेंडिकुलर वेक्टर बोल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे आता है बेटा मेरे पास फ्री और लोकलाइज वेक्टर। फ्री और लोकलाइज वेक्टर, फ्री वेक्टर क्या बोलते हैं बेटा, इट इज ए वेक्टर शिफ्टेड इन ए स्पेस, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम, it gives the same physical effect than its free vector, otherwise a localized vector। मतलब बेटा क्या बोलना चाह रहा है कि अगर मैं किसी वेक्टर को शिफ्ट करता हूं स्पेस के अंदर, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रखते हुए, अगर मैं इसको स्पेस में शिफ्ट करता हूं तो बेटा उसके फिजिकल इफेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आते। जैसे मान लो आपके पास वेक्टर ए ये था, ठीक है ना, और आपने वेक्टर बी आपका ये था, तो बेटा मैंने क्या किया, इस वेक्टर बी को उठा के शिफ्ट कर दिया इधर, डायरेक्शन वही रखा, मैग्नीट्यूड वही रखा और इसको यहां ला दिया, ठीक है। अगर ये अपना इफेक्ट इसको शिफ्ट करने से जो उसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस थी वो चेंज नहीं होती, इसका फिजिकल इफेक्ट चेंज नहीं होता बेटा, ठीक है ना, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, फ्री वेक्टर। और अगर चेंज हो जाता है तो मैं इसे क्या बोलूंगा, लोकलाइज्ड वेक्टर। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें बेटा, देखिए फ्री और लोकलाइज की अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो एक्चुअल में आप दोनों वेक्टर को 11th में पढ़ चुके हैं। सर हमने कब पढ़ लिया, हमने तो पढ़ा ही नहीं है बेटा। देखो अगर आपको याद हो तो आपने 11th में लीनियर मोशन पढ़ा था, याद है सभी को, ठीक है। लीनियर मोशन की अगर आप बात करते थे तो आप क्या करते थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट है, मान लो जितनी भी फोर्सेस लग रही है ना, हम उन सभी फोर्सेस को उठा के उसके सेंटर ऑफ मास पे ले आया करते थे और फिर उसकी हम एनालिसिस किया करते थे। मतलब आप क्या करते थे बेटा, आप पूरी फोर्सेस को, जो वेक्टर यहां लग रहा है, जो यहां लग रहा है, जो यहां लग रहा है, जो यहां लग रहा है, आप उन सभी को फ्री करते हुए, उनको डिलोकेट करते हुए, उनको सभी को सेंटर पे लाके एनालाइज करते थे। सभी को याद नहीं है? तो ये क्या होते थे बेटा, जो हमारा लीनियर मोशन होता था बेटा, ये होता था हमारे पास कौन सा, फ्री। ये क्या था बेटा, फ्री वेक्टर था। क्या थे बेटा, फ्री वेक्टर थे, ठीक है ना। तो सर लोकलाइज हमने कब पढ़ लिया बेटा, लोकलाइज आपने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में। सर सर्कुलर मोशन में कब पढ़ा बेटा, अगर आपको याद हो कि अगर ये मेरी हिंज है या अगर मेरा ये सर्कल भी है, तो बेटा इस पॉइंट पे फोर्स लगाऊंगा तो इफेक्ट अलग आएगा, इस पॉइंट पे फोर्स लगाऊंगा तो अलग अलग इफेक्ट आएगा, और इस पॉइंट पे फोर्स लगाऊंगा तो इफेक्ट अलग आएगा। किसमें इफेक्ट अलग आएगा बेटा, सर्कुलर मोशन में। अगर आपको याद हो सर्कुलर मोशन में अगर मेरी वेक्टर का जो पोजीशन थी, अगर मेरी फोर्स की पोजीशन चेंज होती थी बेटा, तो बेटा उसका फिजिकल जो इफेक्ट था रोटेशन का, वो भी मेरा चेंज हो जाता था। क्या सभी को याद है कि नहीं है? ठीक है, तो रोटेशन क्या हो गया बेटा, रोटेशन मोशन बेटा आपका हो गया लोकलाइज्ड वेक्टर, और लीनियर मोशन आपका हो गया बेटा फ्री वेक्टर। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है ना। हाँ, अब बेटा एक बात ध्यान और रखिएगा कि जैसे मैंने इधर ही आपसे बोला है कि भैया ये मेरा ए वेक्टर था और ये मेरा वी वेक्टर था। क्या था, बी वेक्टर था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लोकलाइज करके इधर ले आया। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो देखो मेरे पास जो एंगल है, मेरे पास जो एंगल है, एक एंगल तो ये बनेगा थीटा, ठीक है, और एक एंगल ये बनेगा बेटा मेरा बीटा, मान लो ये बन गया बीटा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा ध्यान रखिएगा, एंगल जो इन दोनों के एंगल का बीच का होगा बेटा, वो थीटा ना होगी, बीटा होगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो एंगल हम टेल टू टेल निकालते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्या करूंगा बेटा, मैं इस वेक्टर को आगे मूव करा दूंगा, हम मूव करा दूंगा आगे, क्योंकि हमको टेल टू टेल निकालना है। तो ये क्या आ गया बेटा, मेरे पास बीटा आ गया, ठीक है ना। अगला है बेटा मेरे पास पोजीशन वेक्टर। सर पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा, पीवी बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में बोलो तो मैं इसको पीवी बोलूंगा, ठीक है। एनी वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कोई भी वेक्टर जिसकी मुझे ओरिजिन के रेफरेंस में पोजीशन बतानी है बेटा, मैं उसको बोलूंगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। जैसे मान लो मुझे वेक्टर दे दिया है ए और बी, ठीक है ना, वेक्टर दे दिया ए और बी, ए बी वेक्टर, कैपिटल ए बी वेक्टर, ठीक है ना। तो बेटा ए, देखो ध्यान रखिएगा बेटा, पोजीशन वेक्टर की अगर मैं बात करूंगा, पोजीशन वेक्टर को हम ट्रायंगल लॉ के थ्रू ज्यादा एनालिसिस करते हैं, ठीक है।
मैं पहले पॉइंट ए का पोजीशन डिफाइन करूंगा। तो जो स्मॉल ए वेक्टर होगा ना, स्मॉल ए वेक्टर, ये क्या शो करेगा बेटा, ये मेरा 0 से लेके ओ तक का वेक्टर शो करेगा। मतलब ये मुझे वेक्टर ए की रिलेटिव पोजीशन बताएगा 0 से, ठीक है ना। और जो वेक्टर बी होगा वो मुझे रिलेटिव पोजीशन बताएगा बी से। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, इसकी रिलेटिव पोजीशन क्या होगी बी से? तो बेटा मैं यूज कर लूंगा यहाँ पे ट्राइंगल लो। तो बेटा यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कैपिटल ए बी वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल बी वेक्टर माइनस स्मॉल ए वेक्टर। तो ये क्या हो गया बेटा, ये ए बी का पोजीशन वेक्टर हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या बोलता है बेटा, टू वेक्टर आर सेट टू बी कोलिनियर वेक्टर इफ देयर टर्मिनल पॉइंट्स एंड इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट्स आर सेम। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात बेटा, टर्मिनल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो सर ये क्या मतलब, सिंपल सी समझाने में बेटा, देख एक वेक्टर ये था, ठीक है, तू आया, तूने वापस पे लाइन खींच दी एज इट इज, मतलब है तो नहीं खींच पा रहा, परफेक्ट नहीं खींच पा रहा, बट सिंपल सी मैं बोलूं एक लाइन ये रहा और मैंने इसी के ऊपर एक लाइन और खींच दी एज इट इज सेम लेते हुए, ठीक है ना। तो ये वेक्टर दोनों क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो सर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, बट अगर मैंने आगे बढ़ा दिया तो क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये स्ट्रेट लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन थी, ये रही, देखो वापस समझा रहा हूं मैं, ये स्ट्रेट लाइन है, ये मैंने बोला ए, ये मैंने तोड़ दिया बी और ये मैंने तोड़ दिया सी। तो बेटा जो ए सी है ना वो ए बी के कोलिनियर होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मान लो मैंने एक और तोड़ दिया सी और डी, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा जो ए डी है ना वो बी सी के कोलिनियर होगा, मतलब सेम है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, कोलिनियर होने का मतलब एक के ऊपर एक हो जाना। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है चेक ऑन नेक्स्ट पेज। कुछ नहीं है, समझा देता हूँ क्या चीज बोलना चाह रहा है। ये चीज ये बोलना चाह रहा है कि बेटा अगर दो वेक्टर आपस में कोलिनियर हैं तो बेटा मैं उनको कैसे लिखूंगा। मान लो ये मेरे कोलिनियर है, तो सर मैं इसको इक्वल इक्वल कैसे बोल सकता हूँ, ये तो छोटा सा है, ये तो बड़ा सा, तो इक्वल कैसे हो जाएगा? मैं कहना इक्वल नहीं है, कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर है दोनों। ये क्या है, ये दोनों कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर है। तो सर मैं अगर इनको रिलेट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा? तो बेटा मैं बोलूंगा कि जो ए बी है ना, मेरा ए डी है, वो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी है। तो सर इससे फायदा क्या हुआ बेटा, कोलिनियर होने का मतलब ये है कि डायरेक्शन तो पक्का सेम है दोनों का, ठीक है ना, डायरेक्शन तो मेरा सेम है। अगर आपने लैम्डा मेरा फिजिकल क्वांटिटी है, अगर आपने बीसी को किसी फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी ही होगी जिसका मैं बीसी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बेटा वो मेरा एडी के बराबर हो जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, एडी इज इक्वल टू लैम्डा बीसी। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं मैं, कि अगर कभी भी कोलिनियर वेक्टर बोला हुआ है तो उसका सीधा मतलब होता है, देखो ध्यान रखना, अगर कभी भी बोल दिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर हैं या फिर और पैरेलल हैं, क्या है, पैरेलल हैं, दोनों में से मैं कुछ भी बात बोल दूं तो बेटा दोनों का मतलब तुरंत होता है ए इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चनों में काम आने वाला है। अगला पॉइंट क्या है बेटा, अगला पॉइंट है बेटा को इनिशियल वेक्टर। टू वेक्टर आर सेड टू बी को इनिशियल इफ देयर इनिशियल स्लैश स्टार्टिंग पॉइंट्स आर सेम। अगर किसी भी दो वेक्टर की इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट सेम है बेटा, तो बेटा मैं इसको बोलूंगा को इनिशियल वेक्टर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, अगला पॉइंट बोल रहा है बेटा टू इनिशियल वेक्टर्स आर ऑलवेज lying in a same plane, but for more than two it need not be in plane। बेटा सिंपल सी बात है कि अगर मैं दो को इनिशियल वेक्टर लेता हूं तो बेटा वो हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे। सर कैसे लाई करेंगे, कैसे लाई करेंगे? बेटा देख, तू कोई भी दो पेन ले और दो पेन को आपस के निब से जोड़ दे, ठीक है ना, तो तू उस पेन को कहीं भी घुमा ले बेटा, तू एक पेज पेन दो पेनों को ला पाएगा। एक पेज अगर तू लेगा तो उस पेन को कहीं भी घुमा ले, तू चाहेगा तो एक पेज को इस तरह सेट कर पाएगा कि वो दोनों पेन उस पेज पे आ जाएं। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अभी हमारे पास लाइव क्लास चल रही है, ऑफलाइन होती तो मैं आपको समझाता कि भैया बिल्कुल हमारे प्लेन में आ जाता है, ठीक है ना। बट बेटा अगर मैंने दो से ज्यादा पेन ले लिए, अगर मैंने दो से ज्यादा पेन ले लिए तो बेटा हो सकता है वो प्लेन में आए और हो सकता है ना भी आए। क्लियर हुआ नहीं सभी को? नहीं हुआ? अगर मैंने दो से ज्यादा प्लेन ले लिए तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो मेरे एक प्लेन में आ भी सकते हैं। सर कैसे आ सकते हैं? बेटा तीनों को एक प्लेन में ले ले 120 120 120 डिग्री में, ठीक है, और सर इसका मतलब तो सभी आ जाएंगे। मैं क्या बेटा सभी नहीं आएंगे,
अरे एक्सिस को ही देख ले, एक्स वाई जेड, क्या तीनों सेम प्लेन में होती है? क्या नहीं होती, और तीनों कोऑर्डिनेशन होती हैं, ठीक है, बट तीनों सेम प्लेन में नहीं होती। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, अगला पॉइंट क्या है बेटा? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है बेटा? टू पैरेलल ए, इफ ए एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर देन, हाँ पैरेलल समझ गए। पैरेलल का मतलब ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी, अगर ए बी और एम एन वेक्टर आपस में पैरेलल वेक्टर हैं तो बेटा मैं क्या बोलूंगा? ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ एम एन, ठीक है, क्योंकि पैरेलल होने का मतलब यह है डायरेक्शन सेम होना, डायरेक्शन सेम होना। तो मैग्नीट्यूड सेम कैसे करूंगा? लैम्डा से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। अच्छा, अब पैरेलल वेक्टर भी दो तरह के होते हैं, लाइक पैरेलल, अलाइक पैरेलल। जब बेटा लाइक पैरेलल होगा तो लैम्डा मेरा पॉजिटिव होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अलाइक पैरेलल होगा तो बेटा दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होगा और बेटा मेरे पास लैम्डा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगली हेडिंग पे चलते हैं बेटा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। बेटा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो देखो जरा समझना बेटा, कि देखो जैसे भी मैंने आपको फिगर बनाया था ये रहा, बेटा एज्यूम करो, फिर से बेटा ऑनलाइन क्लास है, समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, आप भी थोड़ा एज्यूम करना, कल्पना करना कि ये जो पॉइंट है बेटा ये आपके रूम के बीच में लटका हुआ है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है ये आपके रूम के बीच में लटका हुआ है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बीच में लटका हुआ है तो बेटा अगर एक धागा लीजिए और उस पार्टिकल को, जैसे आप मानते हो कमरे में पंखा लटका हुआ है आपका, वो बीच में ही होता है, ठीक है, तो उसके नीचे वाले छोर को धागा लीजिए और एक रूम के जो कोना होता है ना, नीचे कोना, उससे लाइन को टच कर दीजिए, उस धागे को या डंडी को उससे सीधा खींच कर उसको बांध दीजिए, ठीक है। तो बेटा आप क्या देखोगे? मान लो ये वो लाइन हो गई, ये वो लाइन हो गई, ठीक है ना, जो आपने सेंटर से बांधी है। तो बेटा आप क्या देखोगे? जो ये लाइन है ना, ये वाली लाइन आपके कमरे के तीनों के वॉल के जो ये लाइंस हैं, ये जो कमरे के तो कोने, ये जो कोने वाली लाइन चल रही है, इन दोनों फ्लोर के और दीवार के बीच की लाइन, इस फ्लोर के इसकी बीच की लाइन, और बेटा इस वॉल और इस वॉल के बीच की लाइन। तो बेटा ये तीनों से कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये इन तीनों से कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। क्लियर? देखो अब मैं इसको एक्स वाई प्लेन में नहीं लेके जा रहा, मैं इसके सीधे से सीधे एक्सिस की बात कर रहा हूं, मैं इसको एक्स वाई प्लेन की बात नहीं कर रहा, मैं सीधे एक्सिस की बात कर रहा हूं कि जो ये एंगल होगा ये इस एक्सिस से कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। मैंने बोल दिया अल्फा, इसको बोल दिया बीटा, इसको बोल दिया गामा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जब मैं इस लाइन को, जब मैं इस वाले इसको, देखो मैंने कहा था कि ये जो लाइन है और जो ये वाली लाइन है, जो मान लो ये जेड एक्सिस है मेरी, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और बेटा ये जेड एक्सिस हो गई। तो बेटा हम जानते हैं ये वाली लाइन और जो जेड एक्सिस है, क्या ये दो कोऑर्डिनेशन लाइन है? अगर ये दो कोऑर्डिनेशन लाइन है बेटा, तो ये हमेशा किसी ना किसी प्लेन में होंगी। ये एक्स वाई प्लेन में नहीं होंगी, ना ही वाई जेड में होंगी, ना ही वाई एक्स में होंगी, बट कोई ना कोई प्लेन में तो होगा जिसमें ये दोनों लाई कर रही होंगी। तो अगर ये दोनों इस पे लाई कर रही हैं, ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? अल्फा लिया था, ये मैंने बीटा लिया था, ये मैंने गामा लिया था, ठीक है, ठीक है ना। इसके बीच एंगल गामा है, ठीक है ना। तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये अल्फा ले लो, ये बीटा ले लो, मैं देख लेता हूं, मैंने इधर क्या लिया वही ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। हाँ, ये अल्फा ले लो, ये बीटा ले लो, ये गामा ले लो। तो बेटा इसका जब मैं इस पर प्रोजेक्शन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अगर ये दूरी मान लो मेरे पास आर है, मॉड आर है, क्या है? मॉड आर है, तो इसका प्रश्न क्या होगा बेटा? इसका प्रश्न होगा बेटा मॉड आर कॉस गामा। सेम इस लाइन पे क्या होगा बेटा? इस लाइन पे होगा मॉड आर कॉस अल्फा, और इस लाइन पे क्या होगा बेटा? मॉड आर कॉस डेल्टा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? सभी को समझ में आया नहीं आया? तो बेटा इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे x, y, z, एक तरीका तो क्या होगा? मैंने आपसे कहा भी था, जब आपने कोऑर्डिनेट पढ़ी होगी तो आपसे एक बात बताई गई होगी कि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के मेरे पास दो तरीके होते हैं, एक पोलर कॉन्सेप्ट और एक होता है बेटा आपका कार्टेशियन कॉन्सेप्ट। कार्टेशियन बेटा एक्स वाई जेड के टर्म में रिप्रेजेंट करता है, और बेटा पोलर जो है बेटा वो डायरेक्शन और थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करता है। क्या सभी को समझ में आया नहीं है? याद है कि नहीं है? ठीक है, तो
ये एक्स क्या था बेटा, एक्स क्या था, अगर आप ध्यान से देखें तो जो इसका इस लाइन पे प्रोजेक्शन आएगा, ठीक है, इस लाइन पे, तो ये दूरी है ना बेटा, ये मेरी एक्स है। इस पॉइंट का बेटा जो इस पे प्रोजेक्शन आएगा बेटा, वो जो दूरी है ना बेटा, वो मेरी z है, और बेटा जो इसका इस पे प्रोजेक्शन आएगा, वो जो दूरी है वो मेरी क्या है बेटा, y है। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा जब मैं r वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा तो r वेक्टर मेरे पास क्या होना चाहिए, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो मैं x की जगह क्या डाल दूंगा बेटा, x की जगह मॉड r cos थीटा cos अल्फा, y की जगह मॉड r cos गामा, और z की जगह मॉड r cos cos अल्फा, इसकी जगह बीटा और इसकी बेटा गामा। सही कर लेना बेटा, साइन लिख दिया है मैंने, cos आएगा इधर, ठीक है ना? क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब अगला काम क्या है, अगला काम क्या है सर, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, फिर आगे क्या करना चाहो बेटा? मैं आपसे कहा था कि हमारे पास सबसे काम की चीज क्या होती है कि अगर मैं किसी ऐसे पॉइंट की स्टडी करता हूं जो एक्स वाई जेड के अंदर, एक्स के अंदर नहीं है, वाई के अंदर नहीं है और जेड के अंदर नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका डायरेक्शन। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? मतलब आर कैप। तो आर कैप क्या होता है बेटा, आर कैप होता है आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। तो बेटा अगर मैं इसका मॉड आर से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड आर इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, सॉरी कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा की कैप के कैप। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसकी वैल्यू क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो ये क्या शो कर रहा है बेटा, ये शो कर रहा है एक तरह से यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है, जिसका डायरेक्शन क्या है, कॉस अल्फा बीटा गामा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और बेटा अगर ये यूनिट वेक्टर है तो बेटा अगर मैंने इस पे मॉड लगा दिया, क्या लगा दिया, मॉड, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और हम जानते हैं वेट का वो वेक्टर के मॉड का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप पे मॉड लगाता हूं तो उसका वैल्यू क्या होगी बेटा, मॉड की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं इस पे मॉड लगाऊंगा तो इस पे भी मॉड लगेगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। आएगी, नहीं आएगी? अगला काम क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो मुझे क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को? ये बेटा मेरा पहला रिजल्ट, ठीक है ना? दूसरी बात बेटा कि जो मेरे पास ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आए थे, ये क्या थे बेटा, ये मेरा डायरेक्शन शो कर रहे थे किसका, इस पर्टिकुलर वेक्टर का। आर जो वेक्टर मैंने लिया था, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इस आर वेक्टर का डायरेक्शन शो कर रहे थे कॉस कॉस के टर्म में। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ये कॉस इस पॉइंट का डायरेक्शन शो कर रहे थे कॉस के टर्म में, इसलिए बेटा मैंने इनको नाम दिया डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर? और इन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को शॉर्ट फॉर्म में लिख के, इसको तो पूरे को तो मैंने लिख दिया एल, इस पूरे को लिख दिया मैंने एम, और बेटा इस पूरे को लिख दिया मैंने एन। तो मुझे क्या मिल गया, एल वेक्टर इज इक्वल टू एम एल एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है ना? वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर। इज इट क्लियर टू ऑल? तो एल क्या आ गया, नीचे लिखा हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, और जो मेरे पास रिजल्ट यहाँ आया था, अगर मैं कॉस की जगह एल, इसकी जगह एम, इसकी जगह एन डालता हूँ, तो बेटा मेरे पास 3D का पहला रिजल्ट मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक्चुअली बेटा आपका 3D का रिजल्ट है। ठीक है, बट अब आप सोच सकते हो कि वेक्टर की स्टार्टिंग में अगर हम ये चीज छोड़ दें 3D के लिए कि सर 3D में पढ़ेंगे, तो बेटा ये हमारे लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का लॉस होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपकी आधी 3D यहीं पे हो जाएगी, क्योंकि हमको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलना है तो हर एक एक्सपर्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो 3D की आपकी काफी सारी एनालिसिस हम वेक्टर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में जब 3D में पहुंचेंगे तो बहुत कम कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, मोस्टली कॉन्सेप्ट तो बहुत कम होंगे, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी कि 3D पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कैसे करेंगे। क्लियर? हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट भी बचेंगे, ये नहीं है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आपके काफी हद तक कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, अगली हेडिंग देखिए बेटा, डायरेक्शन कोसाइन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर। बेटा सिंपल सी बात क्या है, डायरेक्शन कोसाइन हर एक यूनिट को यूनिट वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सर कोऑर्डिनेट कैसे, कोऑर्डिनेट कैसे? बेटा जरा ध्यान से देखना, मैंने बोला था आर कैप इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एक्स वाई जेड क्या थे मेरे, क्या थे बेटा, ये मेरे कोऑर्डिनेट तो थे। ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर इसको मैंने से रिप्लेस कर दिया तो आप कंपेयर करो तो ये क्या होंगे, कोऑर्डिनेट तो होंगे। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? क्योंकि आर तो मेरा मॉड आर तो मेरा बन जाएगा ना, मॉड आर तो मेरा बन जाएगा।
तो एंगल डिपेंड करेगा, तो मोड आर कॉस थीटा, मोड आर साइन थीटा, मोड आर, अगर मैं इसको कोई और यूनिट वेक्टर भी लेता हूं, मान लो ये यूनिट वेक्टर मैंने ले लिया, नीचे आ बेटा, नीचे आ गया, हाँ ये ले लिया, डायरेक्शन इसकी मान लो मैंने मैग्नीट्यूड ले ली 1, अगर मैग्नीट्यूड 1 लिया है तो उसका क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, हाँ जी, ये यूनिट वेक्टर होगा, बट ये दूरी कितनी होगी, मान लो ये अल्फा है, तो मैं इसे एक्स कोऑर्डिनेट क्या बोलूंगा, कॉस अल्फा बोलूंगा, नहीं बोलूंगा 1 कॉस अल्फा, 1 कॉस अल्फा, ये दूरी मेरी बीटा है, तो मैं क्या बोलूंगा अगले के लिए, वाई की जगह 1 इंटू कॉस गामा और उसकी जगह 1 इंटू साइन गामा, तो एक्चुअल में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा मेरे क्या हो जाएंगे बेटा, ये मेरे वहां के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, जो कोसाइन यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, वो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई बड़ा सा वेक्टर मैंने दे दिया, भाई ये लंबा सा वेक्टर है, ठीक है ना, हाँ इसके आपके कुछ ए कॉमा बी कॉमा वाई है, ए कॉमा बी कॉमा सी आपने इसे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है, तो इसका भी तो कोई ना कोई यूनिट वेक्टर होगा ना, और जो भी इसका यूनिट वेक्टर होगा वो यहाँ पे कहीं लाई करेगा, करेगा नहीं करेगा, और ये दूरी कितनी होगी, 1 दूरी होगी, ठीक है, तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, एल कॉमा एन होंगे, नहीं होंगे, और अगर ऐसा है तो जरा सोचो, क्या एल रेशियो एन, एम रेशियो ए और एन रेशियो सी कांस्टेंट जाएगा नहीं जाएगा, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, कांस्टेंट सर कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, सर कैसे करके देखेंगे, बेटा देख मेरे पास ए क्या था, ए था मेरे पास कितना, मॉड आर कॉस थीटा कॉस अल्फा, ठीक है, अपॉन को अगर मैं एल करता हूं, ए बाई एल अगर मैं निकालता हूं तो ये क्या होगा, कॉस अल्फा होगा, बेटा मुझे क्या मिला, मॉड आर मिला कि नहीं मिला, ठीक है, अगर मैं b बाई एल करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मॉड आर, एल नहीं एम, एम बी एल एम, अगर मैं m करता हूं तो मॉड आर कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा, मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर से काट, फिर से मुझे क्या मिल गया, मॉड आर, ठीक है, अगर मैं c अपॉन n करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मॉड आर कॉस 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 गामा अपॉन कॉस गामा, तो ये कितना मिल गया, मॉड आर। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि रेशियो ऑफ ए अपॉन एल इज इक्वल टू बी अपॉन एम इज इक्वल टू सी अपॉन एन, ये क्या होगा बेटा, ऑलवेज कांस्टेंट, जो कि मॉड आर के बराबर होगा, ठीक है। सर इसको मैं और कुछ बोल सकता हूँ, इसको मैं और कुछ, बेटा मैं इसको इस तरह से भी बोल सकता हूँ, भाषा बदलो, भाषा बदलो तरीका बदल जाता है, चीज वही रहती है बट यही वाला कंफ्यूज कर देता है, बेटा क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, ए इज इक्वल टू मॉड आर इंटू एल, मॉड आर मेरा क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए इज प्रोपोर्शनल टू एल, क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर इस तरह की भाषा भी यूज कर लेगा, बेटा ध्यान रखना, कॉम्प्रीहेंसिव जो क्वेश्चन आता है और जो मल्टीपल चॉइस होता है वो उसमें उसका पूरा फोकस ही होता है कि बच्चे को कंफ्यूज कर दो, बच्चे को कंफ्यूज कर दो, क्वेश्चन हार्ड नहीं बनेगा वेक्टर का, बहुत रेयर बनता है, स्पेशली 3D का तो बहुत लॉलीपॉप बनता है, ठीक है, हाँ बहुत रेयर हार्ड क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आने होते हैं, तो एक क्वेश्चन कई बार थोड़ा बहुत बन जाता है, बट हार्ड आपको लगता है हार्ड है कंफ्यूजन होने की वजह से, ठीक है, तो भाषा का ध्यान देवो कैसे कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अच्छा दूसरी बात, हाँ तो अच्छा इसको पढ़ा रहा था, इसके मैं इस पे पहुंच गया, चलो कोई ना, ठीक है ना, तो बेटा देखो ये मैंने क्या देखा कि जो ये है, ये मेरा रेशियो जा रहा है एक तरह से, रेशियो मेरा कांस्टेंट है, रेशियो मेरा कांस्टेंट है, और ये मेरा डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन क्या है, कोसाइन है, तो बेटा ये जो एबीसी है ना बेटा, मैं इनको क्या बोलता हूँ, डायरेक्शन रेशियो, क्या बोलता हूँ बेटा, डायरेक्शन रेशियो, मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं एल का किसी क्वांटिटी का एल से डिवाइड करने पे अगर मुझे मॉड आर मिलता है तो वो एल इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कहा जाएगा, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, अगर किसी भी चीज को, किसी भी चीज नंबर को अगर मैं एल से डिवाइड करता हूं और मुझे मॉड आर मिल जाता है तो बेटा ये इसका डायरेक्शन रेशियो कहा जाएगा, ठीक है। इससे सर फायदा क्या होता है बेटा, इससे आप क्या करते हैं, एल और अगर ये आपको पता है तो आप डायरेक्टली अपना मेन वेक्टर निकाल सकते हैं, डायरेक्टली अपना मेन वेक्टर निकाल सकते हैं, क्लियर हुआ नहीं हुआ, इसको हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, क्लियर, ये आपका डी वाला पार्ट हो गया, डायरेक्शन रेशियो, एनी 3 नंबर ए बी सी प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, जो भी मैंने आपसे बोला था, प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन इज नोन एज डायरेक्शन रेशियो, दैट इज ए बी और सी जो हैं ये मेरे क्या है, डायरेक्शन रेशियो हैं, तो एल बाई एन इज इक्वल टू एम बाई एन इज इक्वल टू एन बाई एन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होगा बेटा, किस तरह होगा बेटा, ये 1 अपॉन मॉड आर, क्योंकि अभी हमने जो देखा था वो ए बाई एल देखा था, हमने ए बाई एल देखा था, ये उल्टा है,
तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा 1/mod r, ठीक है ना, जहाँ पे एबीसी क्या है बेटा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन नंबर ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। अब बेटा ये वाला जो पॉइंट छोड़ दे इसकी बात कर लेते हैं हम। बेटा आर में अगर मैं एल को बोलता हूँ, देखो मुझे समझना, एल मेरे पास क्या था, किधर गया किधर गया किधर गया, हाँ एल वेक्टर मेरे पास क्या था बेटा। अगर मुझे एल वेक्टर निकालना हो तो मैं क्या बोल सकता हूं, आर वेक्टर डॉट आई कैप अपॉन मॉड आर। जरा समझना मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा आर वेक्टर इंटू जे एल कैप अपॉन मॉड आर। तो सर ये कैसे निकल गया, ये कैसे निकल गया, मेरे समझ में नहीं आया बेटा। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं आर वेक्टर को आई कैप से मल्टीप्लाई करूंगा, किससे, आई कैप से, तो देखो आर वेक्टर क्या था मेरे पास, आर वेक्टर था बेटा मेरे पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, था कि नहीं था, ठीक है बेटा। अब जरा सोचो कि अगर मैं आई वेक्टर का इससे डॉट लेता हूं, क्या लेता हूं, डॉट, और डॉट प्रोडक्ट तो आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे ही डॉट इससे करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अच्छा इससे क्या मिलेगा, जीरो, इससे क्या मिलेगा, जीरो, तो मुझे क्या मिल गया, ए अपॉन मॉड आर, मिला कि नहीं मिला, इज इक्वल टू एल। और इसको अभी हमने पढ़ा था ये रहा, तो यहां से भी आप ये बोल सकते हो एल इज इक्वल टू ए अपॉन मॉड आर, बोल सकते हो नहीं बोल सकते। क्या सभी क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखना, एल को आर वेक्टर अपॉन मॉड आर डॉट आई भी लिखते हैं, डॉट आई। तो सर एम को क्या लिखूंगा, एम को बेटा, एम को क्या लिखूंगा, डॉट एम कर दूंगा, आर वेक्टर डॉट जे कर दूंगा अपॉन मॉड आर। अगर मुझे एम चाहिए तो डॉट जे हो जाएगा, तो एन चाहिए तो सर, एन चाहिए तो सर बेटा, एन चाहिए तो भी क्या दिक्कत है, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर डॉट में क्या जाएगा, के वेक्टर। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये हो गया बेटा आपका डायरेक्शन कोसाइन। क्या हो गया बेटा, डायरेक्शन कोसाइन। सर बट ये तो एक वेक्टर हुआ, ये तो एक पॉइंट दे दी कि पॉइंट की आपने एनालिसिस करिए, यही बात तो समझदार है, वो तो पॉइंट के बारे में बात ही नहीं करता, वो तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, वो तो बोलेगा तो दो वेक्टर की बात करेगा, पूरा एक एबी वेक्टर की बात करो। तो बेटा अगर मैं मुझे एबी की बात करनी है, तो मैंने कहा था एबी की अगर मैं बात करूंगा तो फिर से अब तो पोजीशन वेक्टर की तरफ मैं एनालिसिस करता हूं क्योंकि सेंटर से बात चलती है हमारी। तो मान लो बेटा मुझे एबी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने, क्या निकालने बेटा, एबी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, ठीक है। तो मैं इसको पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा, ये x हो गया, ये मेरा b हो गया, तो ये दूरी कितनी, a वेक्टर, ये कितनी, b वेक्टर, स्मॉल a वेक्टर स्मॉल b वेक्टर। तो a b वेक्टर कितना होगा बेटा, b वेक्टर माइनस a वेक्टर, होगा नहीं होगा, a b वेक्टर कितना होगा, b वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो बेटा मुझे क्या मिला, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस में x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। तो a वेक्टर कितना हो गया बेटा, ये हो गया बेटा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 की कैप अपॉन अंडर रूट में, हाँ हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया। तो बेटा ए बी का कैप कितना आ जाएगा, ए बी कैप कितना आ जाएगा बेटा, मॉड ए अपॉन सॉरी वेक्टर ए बी अपॉन मॉड ए बी, होगा नहीं होगा, वेक्टर ए बी कितना है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 की कैप अपॉन में क्या होगा, अंडर रूट में, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और अगर आपको याद हो, ठीक है, तो आपके जो ये था यूनिट वेक्टर, इसके जो आई कैप के कोऑर्डिनेट थे वही मेरा एल था, याद है, इसके जो जे कैप के कोऑर्डिनेट थे वही आपका एम था, याद है, और इसके जो के कैप के कोऑर्डिनेट थे वही आपका क्या था, एन था, याद है। तो बेटा मेरा आई कैप का कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा, मेरा आई कैप का कोऑर्डिनेट आ गया कितना, x2 माइनस x1 अपॉन मॉड ए बी आया, तो ये हो गया कॉस अल्फा। तो इसे क्या बोलूंगा मैं, इसे बोलूंगा, अगला क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन मॉड ए बी कॉस बीटा, अगला क्या होगा, z2 माइनस z1 अपॉन मॉड ए बी, ये हो गया कॉस गामा। तो ये हो गया l, ये हो गया m और ये हो गया n। तो ये क्या निकल गया बेटा, ये निकल गया ए बी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ, ए बी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है बेटा, समझाता हूं बेटा, जरा समझना बेटा। ट्राइंगल ऑफ एडिशन आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे बोर्ड के अंदर, और 11th में भी आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल ऑफ एडिशन, ठीक है ना। अभी बेटा हम इसको अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अभी हम इसको अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या जानते हैं बेटा, ए बी और बी ए किसके बराबर होता है बेटा, ये हमारा बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। हम अगर ये मान लो ये मेरा ए वेक्टर है
ये मेरा बी वेक्टर है, तो मुझे ये क्या दे देगा बेटा, जो इनका जो टेल और हेड होगा वो क्या देगा बेटा, ए प्लस बी देगा, ठीक है ना। अगर बेटा मैं इसी को नेगेटिव में भेज दूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस बी वेक्टर होगा, होगा नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो बेटा अगर मैं अब इनको ज्वाइन करता हूं तो ये मुझे क्या देगा बेटा, ये मुझे बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर देगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये तो सिंपल बेटा हमारा फिगर की एनालिसिस हो गई। अब हम समझते हैं आगे की बात। ट्रायंगल क्या बोलता है बेटा, ट्रायंगल मुझे बोलता है ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, ठीक है। ये मेरा ट्रायंगल है। अगर बेटा मैं इस ए सी को इधर ले जाता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी वेक्टर, होगा नहीं होगा। और बेटा हम जानते हैं कि अगर मुझे ए सी वेक्टर को, जरा समझना मैं एसी वेक्टर को बेटा क्या लिखूंगा बेटा, मैं एसी वेक्टर को माइनस सी ए वेक्टर भी लिख सकता हूं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अगर माइनस एसी है तो बेटा वो क्या हो जाएगा, प्लस सी ए वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि मेरा डायरेक्शन उल्टा हो गया, ठीक है। तो बेटा मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे उल्टा लिख सकता हूँ बेटा सी ए वेक्टर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको जो मेरा नया रिजल्ट आया, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, समझ रहे हो, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। तो मैं क्या किया, मैं ए से निकला और घूम के एक पे आ गया। अगर बेटा कभी भी अगर ऐसा हो, ए से निकले और घूम के ए पे आने पे आपको जीरो वैल्यू मिल जाती है, इसका मतलब जो मेरा फिगर है वो मेरा क्लोज फिगर है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ये प्रॉपर्टी ऑलवेज फॉलो होगी। मान लो 4 जने क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इक्वल टू 0। अगर पेंटागन है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए इक्वल टू 0। ध्यान रखना, इफ स्टार्टिंग पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम देन सम इज 0, और इनवर्स भी ट्रू है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी तीन चार वेक्टर का सम 0 आ गया, मतलब दो तो नहीं, अगर किसी 3 वेक्टर का सम अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब मैं बोल दूंगा कि भी वो तीनों क्या हैं, एक साइक्लिक फिगर बना रहे हैं, क्लोज फिगर बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरेललोग्राम लॉ जो अभी हमने पढ़ा था वही है, सिंपल सी बात है। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, तो ये क्या शो कर देगा बेटा, ए बी शो कर देगा, ठीक है ना। अगर बेटा मैं इसको इधर ले जाता हूं तो ये माइनस दे देगा, तो ये ए बी माइनस ए बी बोलते हैं ए माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर देगा, ठीक है। अगर बेटा मैं इसको इधर पैरेलल ट्रांसफर कर लूं तो ये जो डायगोनल मेरी निकलेगी ये क्या देगी बेटा, ए बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर। तो हमारा पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है बेटा, पैरेललोग्राम लॉ ये बोलता है बेटा, क्या बोलता है, कि जो पैरेललोग्राम के अंदर एक साइड तो मुझे देती है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक डायगोनल, और बेटा दूसरी डायगोनल बेटा मुझे देती है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। अगला देखिए, तो अगला आपसे फ्रॉम फर्स्ट पेज रेशियो याद है ना, मैंने आपको लिखाया था कोलिनियर ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ ए वेक्टर। हाँ वही मैंने लिखा हुआ है, ए वेक्टर मतलब ए, हाँ इधर एक बात ध्यान रख लीजिए, एक बात ध्यान रख लीजिए इधर, इसका मतलब बी का मतलब क्या था, बी वन लैम्डा प्लस बी टू, सॉरी बी का मतलब बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, ठीक है। और ये लैम्डा ए वेक्टर, इसका मतलब लैम्डा ए वन आई कैप प्लस लैम्डा ए टू जे के कैप प्लस लैम्डा ए थ्री के कैप, ठीक है। बेटा अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू बी वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू बी टू अपॉन ए टू इज इक्वल टू ए थ्री अपॉन बी थ्री। बेटा ध्यान रखना, सीधे लैम्डा निकालने का तरीका ये बहुत काम आता है, ठीक है ना। हाँ चलिए बेटा अब हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे दे रखा है, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर is unit vector then find the angle between them and magnitude of their difference and magnitude of their difference। बेटा देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस दो यूनिट वेक्टर का सम भी मेरा यूनिट वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब बेटा मेरे पास एक तो ये हो गया, ठीक है, ए वेक्टर, एक ये हो गया बी वेक्टर, तो बेटा सम क्या जाएगा, ये जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर, सम क्या जाएगा, ये जाएगा, ये हो गया मेरा कितना, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर, ठीक है। अब बेटा इसकी वैल्यू मुझे बोल रही है 1, इसकी वैल्यू बेटा मुझे बोल रही है 1, तो बेटा और इसकी वैल्यू मुझे क्या बोल रही है 1। आपने बोला दो यूनिट वेक्टर मतलब ये भी 1 और ये भी 1 का सम भी क्या जा रहा है, यूनिट वेक्टर दैट इज ये भी 1। और बेटा अगर तीनों 1 तो एंगल कितना आ गया, ये वाला 60, ठीक है। बट मैंने आपसे पहले भी कहा था दोनों के बीच का एंगल ये ना हो कि कौन सा होगा, ये वाला। तो एक्चुअल एंगल कितना आया 120। बेटा ध्यान रखिएगा 60 भी आपके ऑप्शन में होगा, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया मेरा 120, आया कि नहीं आया। ये दूरी मेरी 1 और ये दूरी मेरी 1,
क्योंकि माइनस बी वेक्टर हो गया ना ये, तो मॉड लगते कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो बेटा मुझे ये दूरी निकालनी है। कौन सी दूरी निकालनी है बेटा, ये दूरी। ठीक है ना। अच्छा एक बात और, अच्छा ऐसा है बेटा, ये एंगल कितना, बेटा देखो ये 60 था, ये क्या था 60, ये आपका 120, और ये दोनों बराबर, ये 120 है, ये भी 1 और ये भी 1, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे। पूरे का सम बेटा मेरे पास 380 जाने वाला है। 380 में से आपने 120 माइनस कर दिया, बचा 120 60, 60 को फिर से डिवाइड कर दिया, तो बेटा ये हो गया 1, ये हो गया 30 और ये भी हो गया 30। तो बेटा जरा ध्यान से देखना, ये एंगल कितना बन गया 90, कितना बन गया 90, जिसकी इसकी दूरी कितनी है 1, इस पूरे की दूरी कितनी है बेटा 2, तो इसके एंगल निकल जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज रूट 3। ठीक है ना। इसके अलावा बेटा हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ, अगर ये दिमाग में नहीं आ रहा तो आपने एसओटी पढ़ा होगा 11th में, तो आपने यहाँ पे कोसाइन रूल पढ़ा होगा, कोसाइन रूल। ठीक है, तो बेटा उससे भी आपका बेटा ये अपोजिट साइड निकल जाएगी। ठीक है ना। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं बेटा। अगली हेडिंग बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज represented by a vector and b vector, then diagonal of parallelogram represented their vector sum। बेटा सिंपल सी बात है कि भैया ये जो पॉइंट है ना, ये पैरेललोग्राम जानते हो, कुछ अभी जो बताया था यार, मतलब कुछ खास बात नहीं है। ये एक्स, ये आपका कमरा हो गया, क्या हो गया, कमरा हो गया। ठीक है, ये कमरे के 8 कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अगर आप इसके इस वाले कॉर्नर को और इस साइड के अपोजिट कॉर्नर को जोड़ते हो, ठीक है ना, आप इसको इसको बोलते हैं बेटा पैरेललोग्राम की डायगोनल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पैरेललोग्राम की डायगोनल। अगर हम बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर को आपस में कनेक्ट करते हैं, इसको बेटा बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम की डायगोनल। ठीक है, क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा मैंने क्या किया, इसको यहां से इसको जोड़ दिया। इमेजिन कर पा रहे हो आप? ये देख लो अपने, आप जहां पे ही बैठे हुए कमरे में, आप उसके कोनों को देखिए। आपका एक जो कोना होगा ना, उसके एडसेंट जितने भी अपोजिट में जो कोना होगा, उस दोनों को मैं अगर जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, कुछ नहीं मिलेगा, एक तरह से पॉइंट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ पे जाएगी एक्स पे, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इस पे इमेज जाएगी यहाँ पे जेड पे, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जाएगी के वाई पे। तो आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये इस वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, इस वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी बेटा एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जे कैप। यही क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। सर अगर प्रूफ की बात करूं तो बेटा प्रूफ बड़ा लॉलीपॉप है। ये एंगल है तो ये किसके बराबर होगा, इसके और इसके सम के बराबर होगा, नहीं होगा, इसके और इसके सम के बराबर होगा। तो ओडी वेक्टर मेरे पास कितना हो गया, जेड हो गया। ठीक है, और सर सॉरी ओपी, ओपी ओ, 2 मिनट रुकिए, मैंने क्या लिखा हुआ है यार ये हाँ ये मैंने लिखा हुआ है ओ, ये मैंने लिखा है डी और ये मैंने लिखा है पी। ठीक है, तो ओपी कितना आ गया, ओपी मेरे पास आ गया ओडी मतलब ये, प्लस पीडी मतलब ये। ठीक है, अब बेटा पीडी किसके बराबर है, देखो इसके बराबर है, जेड के बराबर, तो इसके लिए तो आ गया जेड। ठीक है, और बेटा अगर मैं ओडी की बात करूं तो बेटा ओडी किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और हम जानते हैं जो ओडी है वो पाइथागोरस लॉ लग गया, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ लग गया। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा बेटा, ये आई कैप प्लस वाई कैप के बराबर होगा, जो सॉरी एक्स कैप प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप के बराबर होगा। तो बेटा मैंने इसको ये डाल दिया, तो बेटा मुझे ओपी क्या मिल गया, आई कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप। क्लियर? इसका मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ एक्स वाई जेड। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इफ 3 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर 1, a, b, a, 2, b, a, b, 3 are collinear, then find a plus b, बेटा क्वेश्चन में सिंपल सी बात बोली गई है, भैया ये तीनों पॉइंट मेरे कोलिनियर है। अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, ए बी तो कोलिनियर का हम जानते हैं, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी, अभी मैंने समझाया था आपको। तो यहाँ से ए बी कितना निकल जाएगा बेटा, a -1, और b कितना, ये कितना रख लेगा इसके लिए 2 माइनस a, और 3 मिलेगा बेटा b माइनस बी। ठीक है, और bc कितना होगा बेटा, ये होगा बेटा देखो bc
ए माइनस ए 0, बी माइनस 2 और बेटा 3 माइनस बी। ठीक है, अगर बेटा ये दोनों मेरी कोलिनियर है तो मैं बोलूंगा ए बी इज इक्वल टू लेमडा बी सी। ठीक है, कंपेयर कर दूं तो बेटा मुझे क्या मिला, ए माइनस 1 इज इक्वल टू लेमडा बी माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू लेमडा ए माइनस सी दैट इज 0। तो बेटा ए मुझे यहाँ से कितना मिल गया 1। इधर हम देख लेते हैं, इधर ये वाला, तो 3 माइनस बी इज इक्वल टू लेमडा इंटू 0, तो फिर बी कितना मिल गया 3, तो ए प्लस बी कितना मिल गया आपका 4। ठीक है बेटा, आपकी क्लास पे खत्म करते हैं। ठीक है ना, अगली क्लास से बेटा अगले टॉपिक से अगले पेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा बाय टू।